गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हमारे पिछली क्लास में चैप्टर को कंप्लीट किया था। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज, क्या नाम था याद है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 7 हम पूरा कर चुके हैं। उस चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास अपनी बुक का 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है 0.2 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम और वोल्टमीटर हमें कितनी रेंज का बनाना है 0 to 18 वोल्ट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमने पढ़ा था कि जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करते हैं? वोल्टमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट करते हैं? सीरीज के अंदर गैल्वेनोमीटर में। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें पूछिए। तो हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? RH is equals to V/IT minus G। V हाईएस्ट, चाहे वोल्टमीटर हो या एमीटर हो, हम हमेशा हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। अगर वोल्टमीटर है तो V की जगह हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और IG क्या है? 0.2 मिली एम्पियर, इसको भी हम एज इट इज रखेंगे, बट हमेशा अपर लिमिट रखनी है जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर कितनी लिमिट तक मेजर कर सकता है। जैसे एक स्केल होता है, एक स्केल से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में मेजर करना हो तो उस स्केल को ही हमें बार बार क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है। सेम इसी तरह ये जो है हाई रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और हमें कब निकालना है? जब वोल्टेज कितना होगा? मैक्सिमम। तो वोल्टेज मैक्सिमम कितना है? 18। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.2 मिली एम्पियर। तो 0.2 into 10 से क्या होगा? -3, और माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 12। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? RH की। इसको सॉल्व आप लोग को करना है, ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा, वरना नहीं आएगा। क्लियर है सबको? हमेशा अपर लिमिट को यूज करना है जिस भी रेंज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए। अगर एमीटर में कन्वर्ट करने को कहा जाता तो एमीटर के लिए हम शंट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनको मैनेज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें एक सोलेनॉइड गिवन है। क्या गिवन है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड वो डिवाइस होती है जो इंसुलेटेड किसी भी मटेरियल के ऊपर कॉपर वायर्स को वाइंड अप कर दिया जाता है, उनके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हम किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैग्नेट की तरह। तो हमें एक सोलेनॉइड गिवन है। सोलेनॉइड, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। उसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर। और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से अप्लाई हुआ। तो वो फोर्स कितना होगा? F = क्या होता है फॉर्मूला? Q × V × B × sin थीटा। बट हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? B की। B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q × V। B का फॉर्मूला क्या था? μ0 Ni। याद है फॉर्मूला? अपॉन 2πr या फिर टोटल लेंथ इनटू sin थीटा। जब अब इसमें जो फोर्स पूछा है वो हमें पूछा है एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन वो होती है जो सोलेनॉइड की एक्सिस के अबाउट होती है। जैसे ये कोई सोलेनॉइड है तो इसकी एक्सियल डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। sin 0 अगर 0 हो गया तो टोटल फोर्स भी कितना आ जाएगा? 0। तो F की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 न्यूटन। इज दैट क्लियर? सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट हमें यूज करना है। क्या कि एक्सियल के अराउंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे ही वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा? 0 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, वो साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन याद है आप लोग को? हमने पढ़ा था ये डिवाइस। इट इज दैट डिवाइस, ये कौन सी डिवाइस होती है? द डिवाइस
विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए काम आती है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो जैसे वो उसका एक्सेलरेट करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन या किसी पार्टिकल की फॉर्मूला क्या होता है? हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन आर। क्यू क्या है? चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, एम मास और आर रेडियस किसकी? डी की। रेडियस कितनी है? 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 1.7 टेस्ला। मास हमें पता होना चाहिए। क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। ये सारी वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की। इस तरह से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने। जनरली इस चैप्टर से डेरिवेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं लगभग सब फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर फॉर्मूला बेस्ड नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जनरली सब में फॉर्मूले से ही आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एक छोटा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमने एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू गिवन है तो। जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा कि μ0I/2πd जैसे कोई फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले के साथ n को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हमें n की वैल्यू गिवन होगी। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। अब कभी कभी स्मॉल n की वैल्यू गिवन होती है। स्मॉल n क्या होता है? कैपिटल N अपॉन 2πr। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितने टर्न्स हैं। तो स्मॉल n की वैल्यू भी कभी कभी गिवन होती है, तो उसको हमें इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। और टेस्ला 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। जब आप सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग पूछते नहीं है, आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे स्कूल के, तो कोई भी प्रॉब्लम आए फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8। अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे चैप्टर 7 के। चैप्टर 7 में हमने देखे कुछ न्यूमेरिकल्स गैल्वेनोमीटर के, कुछ साइक्लोट्रॉन के और एक हमने देखा सोलेनॉइड के। ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हमने देखे, अगर ये आपके समझ में आ जाते हैं तो बाकी ये क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा? 8। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 8 है वो है क्या? वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 को, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने 1 to 6 चैप्टर्स को थोड़ा बहुत देखा है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने कहा था आपको देखने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है मैग्नेट। क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट नाम सुना हुआ है? मैग्नेट ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो मैग्नेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं उनके ओरिजिन के हिसाब से। जैसे एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो हम लोग बनाते हैं। द मैग्नेट विच वी मेक, जो हम लोग मैग्नेट बनाते हैं वो क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो हमें नेचर से मैग्नेट मिलता है वो क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। या फिर नेचर से जो मैग्नेट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। ये जो मैग्नेट होते हैं ये अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग
दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, और उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टी मतलब कि क्या उनमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमेशा शो होती रहेंगी, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। दो तरह के होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक क्या होता है? परमानेंट, आर्टिफिशियल। अभी हमने देखा एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्पररी मैग्नेट। एक क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेट। क्या होते हैं इन दोनों मैग्नेट में, क्या डिफरेंस होता है? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यानी अभी जैसे कोरोना का इफेक्ट है तो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट इफेक्ट इज परमानेंट, कि अभी जो इफेक्ट चल रहा है वो क्या है? परमानेंट है। बट आने वाले टाइम में जैसे इसकी वैक्सीन बन जाएगी हम इसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हटा देंगे। परमानेंट मैग्नेट वो होती है जिसका मैग्नेटिज्म, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म, अगर अर्थ का मैग्नेटिज्म ही खत्म हो जाए, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है वही खत्म हो जाए, तो क्या होगा? we will be not able to walk, हम अर्थ के ऊपर चल नहीं पाएंगे। सेकेंडली, हम अर्थ पे ऐसा कोई वर्क नहीं कर पाएंगे जो जिसके लिए हमें ग्रेविटी चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा कोई वर्क हम लोग अर्थ के ऊपर नहीं कर पाएंगे। टेम्पररी मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या थी? सोलेनॉइड वाज अ डिवाइस व्हिच बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज इन इट्स आउटर सर्किट। जब आउटर सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही कुछ टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं जो जनरली पॉट्स पे काम आते हैं, PORTS, पॉट्स। पॉट्स क्या होते हैं? वो सारे एरिया जहाँ पे बाहर की कंट्री से शिप से सामान लाया जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, जो जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर्स को मैग्नेट से उठाते हैं, और उठाने के बाद उसको मैग्नेटाइज करने के बाद उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं, और जब उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको प्लेस कर देते हैं। तो वो सारे मैग्नेटिज्म कौन से होते हैं? टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। अगर वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट यूज करें तो हमें हर एक कंटेनर के लिए अलग अलग मैग्नेट चाहिए होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा? मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? द एलिमेंट विच कैन अट्रैक्ट और रिपल सर्टेन पार्टिकल्स। जनरली ये जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं वो किससे होते हैं? या तो आयरन के, या कॉपर, या निकल, या और कोई मेटल। जनरली ये मेटल्स को ही अट्रैक्ट और रिपल कर सकते हैं। वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है। और प्रॉपर्टी दो तरह की इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिनका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और टेम्पररी वो होते हैं जिनका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? मैग्नेट होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के पास आना। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के पास आना क्या होता है? अट्रैक्शन। जैसे अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अभी हमने देखा था मैग्नेटिक मटेरियल जनरली किसको अट्रैक्ट करते हैं? आइदर आयरन, आइदर कॉपर और निकल। इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी डायरेक्शन। डायरेक्शन मैग्नेट, अगर हम किसी मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट को मैंने इस तरह से होल्ड किया, तो क्या होगा? जैसे ही हम इसको होल्ड करके रखेंगे और फ्रीली इसको छोड़ रखा है, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर चला जाएगा? नॉर्थ की तरफ। और साउथ पोल किधर चला जाएगा? साउथ की तरफ। यानी मैग्नेट से हमें क्या पता चल सकता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन दो ही डायरेक्शन बता सकती है मैग्नेट, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
तो ये दोनों डायरेक्शंस भी मैग्नेट से हमें पता चल सकता है। थर्ड, हर एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कितने पोल्स होते हैं? दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब अगर हम दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को हम किसके पास लेके आते हैं? पहले मैग्नेट के साउथ पोल के पास। तो जब लाइक पोल्स का मतलब जब एक जैसे पोल्स पास में आते हैं तो उनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। When like poles come nearer to each other, they repel each other. और अगर unlike poles, अगर एक साउथ पोल के पास हम दूसरे का नॉर्थ पोल लेके आए तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन से ही पता चलेगा कि वो मैग्नेट है या नहीं है। ये प्रॉपर्टी मैग्नेट के अंदर होना मस्ट है। अगर ये नहीं है तो हम श्योर नहीं है कि वो मैग्नेट ढंग का है या नहीं है। क्वालिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसमें क्या चेक करते हैं? रिपल्शन प्रॉपर्टी। क्या वो रिपेल कर रहा है अपने आप को या दूसरी मैग्नेट को जिसकी प्रॉपर्टी उसके सेम है? तो ये रिपल्शन प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? मैग्नेटिक एक्सिस जैसे ये कोई मैग्नेट है हमारे पास, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द पोल्स, जो दोनों पोल्स के सेंटर से पास होती है। ये जो लाइन दोनों पोल के सेंटर से पास हो रही है इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक एक्सिस। जो लाइन दोनों पोल से पास होती है और मैग्नेट के बीचों बीच से निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे ये कोई एक्सिस है, अभी हमने देखा मैग्नेटिक एक्सिस वो लाइन होती है जो मैग्नेट के सेंटर से या दोनों पोल से पास होती है। ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? जैसे ये वो लाइन है जो पास हो रही है, जो मैग्नेट के सेंटर से क्या हो रही है? पास। इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? प्लेन। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी ये तो मैग्नेट है, जब हम इसको इस तरह से यहाँ पे प्लेस करें तो ये जो मेरा हाथ है इस मैग्नेट के क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उस प्लेन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। उस प्लेन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे ये तो मैग्नेट हो गई और उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन हो गया, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव मैंने आपको कहा कि आपको पूरा पढ़ना है, बट आप लोग पढ़ नहीं रहे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो उसका इफेक्ट आपको वहां पे दिखाई देगा। तो इफेक्टिव लेंथ होती क्या है? द लेंथ ऑफ द मैग्नेट which is we are using, जिस लेंथ को हम यूज कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकली कहाँ तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होंगी, उस लेंथ को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। इसी में एक और टर्म होता है ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? जैसे ये मैग्नेट है तो यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी? ज्योमेट्रिक लेंथ। वो लेंथ कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ जनरली से थोड़ी सी छोटी होती है। अगर ये पूरी लेंथ हमारे पास L है और ये लेंथ हमारे पास R है, R क्या है? इफेक्टिव लेंथ, और L क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ। तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ की 5/6 टाइम्स होती है। इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है ज्योमेट्रिक लेंथ की? 5/6। R is equal to 5/6 टाइम्स ऑफ L। L से वो थोड़ा सा छोटा होता है। इफेक्टिव लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से क्या होती है? थोड़ी सी छोटी। नेक्स्ट हमारे पास पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है पोल स्ट्रेंथ? पोल की ताकत। ठीक है, जैसे
महेंद्र है अपनी क्लास में, उसकी ताकत, तो महेंद्र की क्या है, स्ट्रेंथ है। इसी तरह से जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, किसी भी पोल की स्ट्रेंथ। तो पोल, कितने पोल है हमारे पास, दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो पोल स्ट्रेंथ इज द पावर ऑफ द पोल। ये क्या होती है, पोल की पावर। पोल स्ट्रेंथ इज द पावर ऑफ द पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल एम से। जनरली अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ और साउथ पोल स्ट्रेंथ, यानी दोनों जो पोल की स्ट्रेंथ है वो क्या होंगी, सेम होगी। नॉर्थ पोल का पोल हो या साउथ पोल का पोल हो, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम। अगर ये स्मॉल एम है तो ये भी कितना होगा, स्मॉल एम। दोनों का हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी यूनिट क्या होती है पोल स्ट्रेंथ की, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर, ये यूनिट होती है किसकी, पोल स्ट्रेंथ की। पोल स्ट्रेंथ पावर ऑफ द पोल, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था फर्स्ट चैप्टर में, अब क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल याद है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। सबसे पहले ये देखते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल क्या था, फिर देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ two opposite charges, two equal and opposite charges separated by a small distance। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट, यानी अगर एक +2 कूलम है तो दूसरा -2 कूलम, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक की पोल स्ट्रेंथ m, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ भी m, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, जैसे l या r। अगर r लेते हैं तो लेट इट बी 2r, हम अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस कितना था, 2r। हमने वहाँ पे क्या अज्यूम किया था, 2a। हम चाहे तो यहाँ पर भी 2a अज्यूम कर सकते हैं, l अज्यूम कर सकते हैं, r अज्यूम कर सकते हैं। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द टोटल लेंथ ऑफ डायपोल। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द टोटल लेंथ ऑफ डायपोल वाज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड the total length of the magnetic dipole m into 2r। अगर लेंथ r 2r है तो 2r आ जाएगा, 2a है तो 2a आ जाएगा, 2l है तो 2l आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स वापस से सुन लो। फर्स्ट पॉइंट अट्रैक्शन, वो कुछ एलिमेंट्स कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं, आयरन कॉपर निकल वगैरह। डायरेक्शन, फ्रीली अगर उसको सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ चला जाता है और साउथ पोल साउथ की तरफ। फिर रिपल्शन, अगर सेम पोल एक पास में आने की कोशिश करेंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। मैग्नेटिक एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक मेरिडियन, द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। फिर इफेक्टिव लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि कैसे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। केसेस कैसे बन सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। अभी हमने देखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था, इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ द डायपोल जैसे एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। कैपिटल M इक्वल्स टू, अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी m है और इन दोनों के बीच में लेंथ 2l है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, m × 2l। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर × मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर।
तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो करंट की डायमेंशन, करंट एम्पियर, मीटर की एल, तो एल स्क्वायर, टी 0 और एम 0। MLT डायमेंशन होता है तो n0, n2 और a1 और t की पावर 0। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। यानी कि पोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ ऑफ विच डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। तो m इक्वल्स टू हमारे पास आ गया m इंटू 2l। तो am एम्पियर इंटू मीटर इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन ये हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब अगर जैसे हम इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात करें और पोल के बारे में बात करें, जैसे मैंने क्या किया कि ये एक मैग्नेट थी मेरे पास, कितनी लेंथ की, 12 लेंथ की। एक और मैग्नेट है मेरे पास 12 लेंथ की, और मैंने दो मैग्नेट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा। कितने केसेस है मेरे पास, 3। फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। क्या किया मैंने इन तीनों केसेस में कि फर्स्ट केस में जैसे ये पोल स्ट्रेंथ m इधर और इधर भी पोल स्ट्रेंथ है, इसी तरह से पोल स्ट्रेंथ m इधर भी m, इस मैग्नेट की भी स्मॉल m और स्मॉल m। तो पोल स्ट्रेंथ हमने लिख ली। अब मैंने क्या किया, जैसे इस मैग्नेट को मैंने काटा, जैसे मैंने इस मैग्नेट को इस तरह से वर्टिकली काट दिया, कैसे कि इधर की लेंथ कितनी हो गई L और इधर की लेंथ कितनी हो गई L। तो जो पोल की थिकनेस है, यानी जो पोल की थिकनेस है, पोल इतना मोटा था तो अब भी इतना ही मोटा है। जो पोल की थिकनेस है वो क्या है, सेम है। पोल की थिकनेस क्या है, सेम। तो सिर्फ इसकी लेंथ क्या हुई है, आधी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, लेट दैट बी m डैश, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम। तो वो कितना हो जाएगा, m इंटू L, m इंटू L, क्योंकि हमने लेंथ को क्या कर दिया, आधा कर दिया। यहाँ पे लेंथ कितनी थी 2L और हमने लेंथ कितनी कर दी, आधी। अब दूसरा केस, दूसरे केस में मैंने क्या किया, मैग्नेट को उसकी एक्सिस के अराउंड काट दिया इस तरह से। जब इस तरह से मैग्नेट को काटते हैं तो मैग्नेट के दो पीसेस होंगे, एक ऊपर वाला पीस और एक नीचे वाला पीस। तो जब मैग्नेट को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी, m/2। बट लेंथ क्या रहेगी, सेम, कितनी, 2L। तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, लेट दैट बी m डैश, तो m/2 इंटू 2L, 2 से 2 कैंसिल, m इंटू L। थर्ड केस, हमने दो मैग्नेट को परपेंडिकुलर रख रखा है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। जब ये केस है तो हम इसमें डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल, तो लेट दैट बी m ट्रिपल डैश, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, क्या था, याद है क्या, फॉर्मूला था हमारे पास, इट इज जो हमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले में, r इक्वल्स टू हमारे पास आया था अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला आया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो यहाँ पे भी हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, कनेक्ट। अब अगर ये लेंथ कितनी है 2L, ये लेंथ कितनी है 2L, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये कितना आएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 4L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर दैट इज 8L, 8L स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट। तो m ट्रिपल डैश कैसे निकालेंगे, m ट्रिपल डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m ट्रिपल डैश, इसका मैग्नेटिक डायपोल कितना था, m, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m इंटू कॉस कितना है 90, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये क्या हो गया 0। तो m ट्रिपल डैश कितना आ गया, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2m स्क्वायर, और अगर रूट करेंगे तो रूट 2 इंटू m। तो m ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमने क्या किया, सिर्फ अलग अलग केसेस को स्टडी किया। इससे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो सिर्फ लेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ और दिमाग में बैठा लेना हमेशा के लिए, क्या कि जो पोल होते हैं, जो मैग्नेट के पोल होते हैं वो हमेशा पेयर्स में रहते हैं। चाहे आप मैग्नेट को वर्टिकली काटो, हॉरिजॉन्टली काटो या परपेंडिकुलर रखो, जो पोल्स होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे? पेयर्स में। यानी आप मैग्नेट के चाहे 1000 पार्ट कर दो काट काट कर, तो भी वो किस में रहेंगे? हमेशा पेयर्स में रहेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग 10th में 9th में सब जगह पढ़ चुके हैं, जैसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है। और मैग्नेट के अंदर कैसे जाती है? साउथ से नॉर्थ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है ये किससे पता चलती है? इन लाइन से। ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। लूप का मतलब इस तरह से सबसे ज़्यादा पोल एक्टिव कहाँ होता है? जो मैग्नेट होती है वो एक्टिव कहाँ होती है? पोल्स पे। सबसे ज़्यादा ताकत रहती है मैग्नेट की, वो कहाँ रहती है? उसके पोल्स पर, किनारों पर। और सबसे कम कहाँ रहती है? उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे। ये सब था मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उन सब के बारे में। एक छोटा सा लॉ देखते हैं, फिर आज की क्लास को फिनिश करते हैं। वो लॉ है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। वो लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ। नाम तो सुना होगा। कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या था वो लॉ? F proportional to Q1 Q2 upon R square और F equals to K Q1 Q2 upon R square। ये लॉ हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में भी इन्होंने लॉ दिया और वो लॉ इसी की तरह था। जैसे आपने पढ़ा था हमने, फोर्स is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। इसी तरह से जो यहाँ पे लॉ है वो क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स is directly proportional to product of pole strength, product of pole strength। F is proportional to m1 m2। F किसके प्रोपोर्शनल है? m1 m2 के। और is inversely proportional to square of the distance between them। जो पोल के दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस है या जो टोटल पोल की लेंथ है उसके स्क्वायर की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F is proportional to m1 m2 upon r square। अब प्रोपोर्शनल का साइन उठेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और यहाँ पे भी कांस्टेंट हम Q से रिप्रेजेंट, K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था कूलम्ब्स लॉ में। इज दैट क्लियर? K से कर सकते हैं। द कांस्टेंट विच वी यूज इज द मैग्नेटिक कांस्टेंट। जो मैग्नेट के चैप्टर में हमने 7th में पढ़ा था वो कांस्टेंट क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? फोर्स। कौन सा? कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है? According to his, force is directly proportional to the product of pole strength, inversely proportional to square of the distance between them। इन दोनों को हमने कंबाइन किया और फिर प्रोपोर्शन का साइन तो कांस्टेंट क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यही कांस्टेंट इसमें लिखते हैं। इसको जब कभी कभी K से भी लिख देते हैं। K से इसलिए नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लियर है सबको? आई होप ऑल यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल।